बेसिकली पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। तो जब मैंने सिंक्रोनस जनरेटर का ऑपरेशन बताया होगा, उसमें हमने बताया होगा कि 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपस में कनेक्टेड है ना। 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को अगर आप एक बैलेंस्ड वोल्टेज से इसको एक्साइट कर दो, है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है तो यहाँ पे ए फेज़ में करंट, बी फेज़ में भी करंट फ्लो होगा और सी फेज़ में भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस बैलेंस्ड करंट की वजह से, हाँ, करंट यहाँ पे बैलेंस्ड है, मतलब तीनों फेज़ में करंट जो है वो 120 डिग्री से फेज़ अपार्ट है, ठीक है। ये टाइम फेज़ डिफरेंस है और तीनों वाइंडिंग का जो ओरिएंटेशन है ये भी स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री है, ठीक है। मतलब अगर इसमें करंट, इसमें पॉजिटिव करंट फ्लो होने की वजह से अगर फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसमें पॉजिटिव करंट फ्लो होने की वजह से फील्ड का जो डायरेक्शन होगा स्पेस में वो इससे 120 डिग्री और सी में भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। इस वाइंडिंग में जो फील्ड है वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट्स, इसमें इस तरह से ऑसिलेट करेगा और इसमें ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। और इन तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 3/2 FM, है ना। जहाँ पे FM क्या होगा, मैक्सिमम या फिर MMF करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम करंट इन अ वाइंडिंग, ठीक है, ये बताया था। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है ये, अगर आपने 50 हर्ट्ज की सप्लाई यहाँ पे दी है तो इस वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में 50 रोटेशन स्पेस में 1 सेकेंड में 50 रोटेशन कंप्लीट करेगा। ये समझ में आ रहा है? जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इन तीनों वाइंडिंग के MMF की वजह से वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट करेगा, ठीक है। ये कैसे रोटेट करेगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वीडियो लेक्चर ले लेना। ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट करेगा। अगर फेज सीक्वेंस यहाँ पे ABC क्लॉकवाइज है तो MMF का भी रोटेशन जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर वाइंडिंग को भी आप रोटेट करवा रहे हो, है ना, तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्पीड जो MMF की स्पीड है वो 50 प्लस वाइंडिंग स्पीड हो जाएगी या फिर 50 माइनस वाइंडिंग स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सिंक्रोनस मशीन में रोटेटिंग MMF प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी 3 फेज सप्लाई से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर जनरेटर है तो हम करंट का रेफरेंस कुछ इस तरह से दिखा देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये लोड से कनेक्टेड हो सकता है ये बस बार से कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे भी एक ये सोर्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये भी एक सोर्स होगा और ये भी एक वाइंडिंग है, ये भी एक सोर्स होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है ना कि अगर 2 सोर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो एक्टिव पावर का फ्लो कहाँ होगा ये इसके टॉर्क एंगल पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी आप सोर्स कनेक्ट कर सकते हो, ये भी एक सोर्स है, ठीक है। अगर इसका टॉर्क एंगल ज़्यादा है तो ये एक्टिव पावर सप्लाई करेगा और उस केस में इसको हम जनरेटर कहेंगे। अगर इसका टॉर्क एंगल कम है ना, यहाँ पे ये Δ1 है और ये मान लो कि Δ2 जो है या डेल्टा जनरेटर, ये जनरेटर का टॉर्क एंगल है ना। अगर इसका टॉर्क एंगल कम है तो ये एक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो इस तरफ से इस तरफ होगा और उस केस में इसको हम मोटर कहेंगे। सिंक्रोनस मशीन पढ़ाते टाइम में मैंने ये बताया होगा कि मशीन में हमेशा 2 फील्ड एक साथ रोटेट कर रहे होते हैं और स्टेडी स्टेट में दोनों फील्ड सेम स्पीड से रोटेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टेटर MMF है या फिर स्टेटर फील्ड है वो 50 की स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो स्टेडी स्टेट में जो दूसरा फील्ड होगा उसको हम रोटर फील्ड कहेंगे। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलो मैं इसको क्लॉकवाइज ही दिखा रहा हूँ। ये मैं रोटर फील्ड दिखा रहा हूँ, इसको मैं F
इसको मैं फील्ड फ्लक्स के से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है इसको हम डीसी से एक्साइट करते हैं। मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो फील्ड फ्लक्स है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है तो इसको हम फील्ड फ्लक्स कहेंगे। और जो रोटेटिंग एमएमएफ है इसको मैं रिजल्टेंट फ्लक्स कह रहा हूँ, या फिर मैं इसको आर्मेचर फ्लक्स भी कह सकता हूँ, आर्मेचर एमएमएफ या फिर आर्मेचर फ्लक्स, या फिर इसको मैं रिजल्टेंट फ्लक्स कह देता हूँ, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में ये जो फील्ड फ्लक्स है और इसका रिजल्टेंट फ्लक्स मैंने ऊपर की तरफ दिखा रखा है किसी इंस्टेंट पे, ये दोनों सेम स्पीड से रोटेट करेंगे और इन दोनों फ्लक्स के बीच में जो एंगल होता है उसको हम टॉर्क एंगल कहते हैं। ये मैं रिजल्टेंट फ्लक्स बना रहा हूँ और ये फील्ड फ्लक्स, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल कहलाता है। और इसका रोटेशन का डायरेक्शन हम इस तरफ दिखाएंगे क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से तुम रोटेशन दिखाओगे तो इसको हम जनरेटर ऑपरेशन कहेंगे। रिजल्टेंट फ्लक्स क्यों रोटेट करता है या फिर आर्मेचर फ्लक्स क्यों रोटेट करता है? क्योंकि आप 3 फेज सप्लाई दे रखा है तो ये भले ही वाइंडिंग को आप रोटेट ना करो फिर भी इसका एमएमएफ रोटेट करेगा। रोटर फ्लक्स क्यों रोटेट करता है? रोटर फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स, ये क्यों रोटेट करता है ना? यहाँ पे तो आपने डीसी दे रखा है, तो अगर आप इसको रोटेट नहीं करोगे तो इसका फील्ड कांस्टेंट रहेगा, है ना। 50 की स्पीड से रोटेट कराने के लिए आपको रोटर को 50 की स्पीड से रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन में ये भी बताया होगा कि अगर 2 फील्ड है ना, अगर तुम ये फील्ड बनाओ तो मैंने जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने 2 फील्ड के करस्पॉन्डिंग 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए होंगे। फिर मैंने बताया होगा कि नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और अपोजिट पोल जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसका रिजल्टेंट में एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। या फिर अगर 2 फील्ड है तो ये दोनों फील्ड की जो टेंडेंसी होती है आपस में अलाइन करने की होती है एक दूसरे को, ठीक है। इन दोनों फील्ड की टेंडेंसी क्या होगी? एक दूसरे को अलाइन करने की होगी। तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फ्लक्स, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन डेल्टा। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को आपस में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस फील्ड पे, है ना, इस फील्ड पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और इस फील्ड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। अगर ये रोटर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये फील्ड स्टेशनरी वाइंडिंग की वजह से, ये फिक्स्ड है ये 3 वाइंडिंग, तो इस पे टॉर्क लगने से, इस पे टॉर्क एनालाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये रोटेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये रोटेटिंग पार्ट है तो हम हमेशा रोटेटिंग पार्ट पे टॉर्क को एनालाइज करेंगे। तो ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि फील्ड फ्लक्स पे किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फील्ड फ्लक्स रोटर की वजह से है, रोटर फ्रेम को रोटेट करने की वजह से है, तो रोटर पे किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा? जो डेवलप टॉर्क होगा, ये डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, है ना। रोटर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा फील्ड फ्लक्स की वजह से, ये फील्ड फ्लक्स है। तो इस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब स्टेडी स्टेट में मैंने बताया कि जो रोटर की स्पीड होती है ये कांस्टेंट होती है। रोटर की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो इस पे नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो आप अभी आपको क्या दिख रहा है कि इस पे नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। इसकी स्पीड कांस्टेंट करने के लिए इस पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो इसको कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराने के लिए आपको इसको शाफ्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना पड़ेगा और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल होगा। तो स्टेडी स्टेट में हम कहेंगे कि जो शाफ्ट टॉर्क है वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल होगा। अभी तक हम लोग इतना पढ़ते आए हैं, लेकिन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हम
ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, जिस केस में शाफ्ट टॉर्क इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल नहीं होता है। किसी भी मशीन में डीसी मशीन हो, इंडक्शन मशीन हो, सिंक्रोनस मोटर हो या सिंक्रोनस जनरेटर हो, स्टेडी स्टेट में ये वैलिड होता है। ठीक है, तो इसका स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? अगर आप हमेशा शाफ्ट टॉर्क लगाते रहेंगे। अब शाफ्ट टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करते? ये टरबाइन की हेल्प से, है ना। इसको आप टरबाइन से कनेक्ट कर देते हो, है ना, और टरबाइन पे स्टीम फ्लो की वजह से, है ना, अगर थर्मल पावर की बात करें तो यहाँ पे कोल को बर्न करके, है ना, वाटर से स्टीम प्रोड्यूस कराया जाता है और स्टीम का टरबाइन पे फ्लो होता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन रोटर से कनेक्टेड होता है तो रोटर रोटेट करता है। तो इस तरह से हम शाफ्ट पावर प्रोड्यूस करते हैं, शाफ्ट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। दोनों तरफ अगर आप सिंक्रोनस स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टेडी स्टेट में क्या आ जाएगा? शाफ्ट पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। और इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला क्या होता है? Vt इंटू जनरेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई x इंटू साइन डेल्टा। अगर हम इसका डेल्टा मान लें और बस का जो रेफरेंस वोल्टेज है इसको हम Vt एंगल 0 मान लें। ठीक है, ये जनरेटर ऑपरेशन कैसे होगा? जनरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना, एक सिस्टम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। आपको क्या फीड करना पड़ रहा है? अब यहाँ से आपका इनपुट पावर क्या है? मैकेनिकल पावर है ना, क्योंकि आपको इसको रोटेट कराने के लिए इतना मैकेनिकली इतना टॉर्क लगाना पड़ रहा है। तो आप इनपुट में मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, है ना, उसकी वैल्यू टी शाफ्ट इंटू सिंक्रोनस स्पीड है, और आपको यहाँ पे उसके रिजल्टेंट में यहाँ से एफ टी पावर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको कांस्टेंट रेट से इलेक्ट्रिक पावर मिलता रहे, सपोज एक ऐसा केस मान लेते हैं कि ये अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं होता। ठीक है, अगर कोई अपोजिंग टॉर्क नहीं होता तो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराने के लिए आपको कोई टॉर्क नहीं लगाना पड़ता। आप इनपुट में कोई टॉर्क नहीं लगाते तो इनपुट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो इनपुट पावर क्या होगा? इनपुट टॉर्क इंटू सिंक्रोनस स्पीड। आपका इनपुट पावर इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और सिस्टम पावर जनरेट नहीं कर सकता है, सिस्टम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। तो जब आपका इसमें इनपुट पावर 0 हो गया तो आउटपुट में कोई इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर मिले, है ना, तो जो अपोजिंग टॉर्क है ये ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इसको ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा शाफ्ट टॉर्क लगाना पड़े। ज़्यादा शाफ्ट टॉर्क लगाओगे तो आपका इनपुट पावर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा पावर कन्वर्जन होगा। ये समझ में आ रहा है? तो हम चाहेंगे कि ये जो टॉर्क है ये हमेशा TE हमेशा बना रहे, है ना। और TE किस बात पर डिपेंड करता है? फाई रिजल्टेंट फाई एफ किस बात पर डिपेंड करता है? आपने कितने करंट से इसको एक्साइट किया है। ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस पर फाई रिजल्टेंट डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा इस पर भी तो टॉर्क डिपेंड कर रहा है। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आपको कांस्टेंट रेट से ये TE मिलता रहे, TE कांस्टेंट हो, तो आप इस डेल्टा को क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे, है ना, तभी तो TE कांस्टेंट रहेगा। TE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रिजल्टेंट इनटू फील्ड फ्लक्स इनटू साइन डेल्टा। T को कांस्टेंट रखने के लिए डेल्टा को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो स्टेडी स्टेट में हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा जो होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा कांस्टेंट है तो हमारे को कांस्टेंट टॉर्क मिलता रहेगा। तो उसके लिए अब डेल्टा को कांस्टेंट रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से फील्ड फ्लक्स भी रोटेट करे। इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है तो ये श्योर है कि ये 50 की स्पीड से रोटेट करेगा, है ना। 50 हर्ट्ज़ के बदले में 50 रोटेशन पर सेकंड लिख रहा हूँ, है ना। तो ये भी 50 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करेगा। दोनों की 50 हर्ट्ज़ है।
ठीक है। अब हम ये जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है ना, इसको हम अब मैं फील्ड ये किस स्पीड से रोटेट करेगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका शाफ्ट इनपुट कितना है। ठीक है, मान लिया कि स्टेडी स्टेट में ये ऑपरेट कर रहा था और आपने शाफ्ट का इनपुट बढ़ा दिया, स्टीम सप्लाई तेज़ कर दी, तो ये तेज़ी से रोटेट करेगा। ठीक है, अगर ये तेज़ी से रोटेट करेगा तो स्पीड मिसमैच होगा, है ना। तो स्पीड मिसमैच के केस में हम इलेक्ट्रिकल टॉर्क को एनालाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि स्पीड वेरिएशन है, ठीक है, और ये बस बार से कनेक्टेड है ये सिस्टम जनरेटर। ठीक है, और बस बार की जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज़ पे कांस्टेंट है, मतलब इसके स्टेटर को 50 हर्ट्ज़ का सप्लाई मिला हुआ है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमेशा 50 हर्ट्ज़ की स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, और मान लो कि आपने ना रोटर पे स्टीम सप्लाई तेज़ कर दी है, तो ये 1 सेकेंड में 52 रोटेशन लगा रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 52 हर्ट्ज़ है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये 1 सेकेंड में 50 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, और फील्ड फ्लक्स जो है ये 1 सेकेंड में 52 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। अगर दोनों सेम स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फील्ड जो होगा वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, और हमें ये फील होगा कि ये दोनों लाइन जो है वो फिक्स है और ये दोनों साथ में रोटेट कर रहे हैं 1 सेकेंड में 50 रोटेशन। लेकिन अगर स्पीड मिसमैच है तो रिलेटिव स्पीड बता सकते हो। देखो ये 50 की स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये 52 की स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी रिलेटिव स्पीड पूछूं या फिर मैं ऐसे पूछूं कि स्पीड ऑफ फील्ड फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, अगर इसको आप स्टेशनरी माने तो रिजल्टेंट फ्लक्स के रिस्पेक्ट में जो फील्ड फ्लक्स की स्पीड होगी वो 2 रोटेशन पर सेकेंड होगी। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको हम स्टेशनरी मानते हैं और इसको हम मान लेते हैं, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं 2 रोटेशन पर सेकंड लिख सकता हूँ। इसको ये फील होगा कि ये 1 सेकंड में इसके रेस्पेक्ट में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 50 टाइम्स रोटेट कर रहा है 1 सेकंड में और ये 52 टाइम्स रोटेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में जो फील्ड फ्लक्स है ये रिजल्टेंट फ्लक्स को 2 बार ओवरटेक कर देगा, है ना, 2 बार ओवरटेक करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड 2 रोटेशन पर सेकंड हो जाएगी। तो मान लो कि 0 इंस्टेंट पे ये पोजीशन है ना, 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में 2 बार ओवरटेक करेगा। तो मान लो कि 0 सेकंड पे ये पोजीशन है ना, 0.5 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी? 1 सेकंड में 2 बार ओवरटेक कर रहा है, तो 0.5 सेकंड में एक बार कंप्लीटली ओवरटेक कर देगा। तो 1 सेकंड बाद फिर पोजीशन देखोगे तो यही पोजीशन दिखेगी तुम्हारे को। 0 सेकंड के बाद ठीक बाद देखोगे तो ये इसको ओवरटेक कर रहा होगा, है ना। 0.5 सेकंड के बाद एक बार पूरा ओवरटेक कर देगा, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरी बार भी ओवरटेक कर देगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि 0.25 सेकंड पे क्या पोजीशन होगी? इसको हाफ रोटेशन से ओवरटेक कर देगा, तो इसको आप फाई रिजल्टेंट इस तरह मान, तो इसकी पोजीशन जो होगी वो ये फाई एफ की पोजीशन होगी एट 0.25 सेकेंड। ओके, अगर मैं 0.125 सेकेंड पे पूछूं तो क्या होगी पोजीशन? 90 डिग्री से ओवरटेक कर चुका होगा। 1 सेकेंड में 720 डिग्री से ओवरटेक कर देता है ना। तो 1/8 सेकेंड में 720 डिवाइडेड बाई 8 90 डिग्री से ओवरटेक कर देगा। 1 सेकेंड के हर 8वें पार्ट में ये 90 डिग्री से ओवरटेक करता चला जाएगा। तो
तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी ये, इसको अगर मैं 45 डिग्री मान लूँ तो 90 डिग्री ऐड कर दो इसमें, ये पोजीशन होगी। 0.25 सेकेंड बाद ये पोजीशन होगी, है ना। फिर उसके बाद इसमें इतना और ऐड कर दो, 0.375 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगी, इसमें 90 डिग्री और ऐड कर दो, ये पोजीशन होगी, है ना। फिर 0.125 ऐड कर दो, 0.5 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगी, है ना, इनिशियल पोजीशन आ जाएगी। ये फाई एफ है, ये फाई एफ है, ये फाई रिजल्टेंट, है ना, ठीक है। तो हमने ये 0.5 सेकेंड के वेरिएशन में अलग अलग पोजीशन बना लिया। अब अगर मैं पूछूं इस पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे रोटर फील्ड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों फील्ड हमेशा अलाइन होना चाहते हैं, ठीक है। तो अलाइन होने के लिए इस पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, है ना। उसके बाद ठीक है, ये 0 सेकेंड हो गया। इस पोजीशन पे देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, साइन 135 डिग्री, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस पोजीशन पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया है, 225 डिग्री, है ना। या फिर ये दिख रहा है ना, ये दोनों अलाइन होना चाहेंगे तो इस पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, है ना। इस पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है। तो विद इन 0.5 सेकेंड 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है और 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है ना, ओके। और तुम सिमेट्री से देख रहे हो, जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, जितना टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उतना ही टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट टॉर्क इस पर कितना लगेगा, नेट इलेक्ट्रिकल टॉर्क, नेट इलेक्ट्रिकल टॉर्क 0 लगेगा, ठीक है। क्योंकि फिर इस केस में ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि इस पर टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, और रोटर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई निडल है ना, इसका इनर्शिया बहुत कम होता है। अगर तुम इस पर दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लगाओ तो ये तेज़ी से ऑसिलेट कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है। एक बहुत ही हल्की निडल है, इस पर अगर आप दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लगाइए तो ये ऑसिलेट करेगा तेज़ी से, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेंडुलम, ये मान लो इसका वेट बहुत ज़्यादा है ना, इस पर आप दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लगाओ बहुत तेज़ी से, है ना, तो इस पर एवरेज टॉर्क 0 होगा, ये मूव ही नहीं करेगा। तो रोटर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है ना। और आप विद इन 0.5 सेकेंड कई बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो, कई बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो, तो इस पर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, एवरेज टॉर्क 0। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि दो रोटेशन का मिसमैच था ना, नेट इलेक्ट्रिकल टॉर्क डेवलप क्या हो जाएगा, इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल टॉर्क इक्वल टू 0, है ना। अगर नेट इलेक्ट्रिकल टॉर्क नहीं है ना, तो कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कराने के लिए शाफ्ट पावर की शाफ्ट टॉर्क की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। शाफ्ट टॉर्क अगर 0 है तो मैकेनिकल इनपुट पावर 0, फिर उस केस में आपको कोई इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इंस्टेंटली आप 0 नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये केस समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिकल टॉर्क डेवलप नहीं होगा, ये इंस्टेंटली 0 नहीं होगा। शाफ्ट पावर स्टीम सप्लाई तो रहेगी, ठीक है। अगर स्टीम सप्लाई रहेगी, अपोजिंग टॉर्क नहीं है इस पर, है ना, और सपोर्ट करने वाला टॉर्क प्रेजेंट है, तो ये इसकी स्पीड और बढ़ेगी। स्पीड अगर और बढ़ेगी तो स्पीड में मिसमैच भी और बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो फिर से आप हर केस में इलेक्ट्रिकल टॉर्क की एवरेज वैल्यू जो हो जाएगी ये 0 होगी। और इस केस को हम कहेंगे कि यहाँ पे सिंक्रोनिज्म जो है वो लूज हो जाएगा, ठीक है, और ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो इवन 2 हर्ट्ज़ का भी फ्रीक्वेंसी मिसमैच जो होता है,
ठीक है। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी सस्टेन कर जाए 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिसमैच, तो ये पावर सिस्टम को अनस्टेबल बनाने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि अगर थोड़ी देर के लिए भी फ्रीक्वेंसी मिसमैच आया तो पावर सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी मिसमैच अगर, अब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी मिसमैच आया है ना, नॉर्मली पावर सिस्टम डेल्टा इक्वल टू 30 to 45 पे या 30 to 40 पे ऑपरेट करते हैं। अगर किसी रीज़न से इसकी स्पीड बढ़ रही है ना, अगर इसकी स्पीड किसी रीज़न से बढ़ रही है ना, तो दोनों के बीच का एंगल भी बढ़ेगा। हम मान लेंगे कि शाफ्ट पावर जो है ये कांस्टेंट है और किसी रीज़न से इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। डेल्टा अगर इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा होता है, ये भी इंक्रीज़ करेगा। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो फिर ना इसकी स्पीड फिर इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ होगी, तो फिर सिंक्रोनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो वो सब आगे पढ़ेंगे, उतना गेट के सिलेबस में उतना ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। हम लोग ऑसिलेशन तक पढ़ेंगे। तो ये सिंक्रोनिज्म लॉस होना समझ में आया, ठीक है। इसको हमने कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया, अब इसको हम फार्मूला वाइज इसको डिराइव करते हैं, ठीक है ना। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स की पोजीशन है इसको हम नॉर्मली रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। और ये मान लो कि ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा एस है। अगर ये जनरेटर बस बार से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये आप स्टीम सप्लाई दे रहे हो है ना, और फील्ड वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई भी दे रहे होते। अगर इसको आपने बस बार से कनेक्ट कर दिया है तो टर्मिनल वोल्टेज इसको हम फिक्स्ड मानेंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। और अगर ये बस बार से कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिएंट यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है टर्मिनल वोल्टेज पे, ठीक है। अगर ये बस बार से कनेक्टेड है तो ये VT फिक्स रहेगा और यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी जो है, भले यहाँ पे रोटर किसी भी स्पीड से रोटेट करे, लेकिन टर्मिनल पे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स मानेंगे। दो तरह की प्रॉब्लम आती है, आइसोलेटेड जनरेटर और जनरेटर व्हेन जनरेटर इज कनेक्टेड टू बस बार। आप लोग ये रिलेशन जाते हो, थीटा इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम होगा, है ना, या फिर चेंज इन एंगुलर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू चेंज इन टाइम, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको 0 डिग्री मान लें, है ना, तो टी टाइम के बाद इस रिजल्टेंट फ्लक्स की पोजीशन क्या होगी, इसकी स्पीड ओमेगा एस है, तो टी टाइम के बाद इसका जो एंगल होगा, इसकी एंगुलर पोजीशन होगी थीटा इक्वल टू ओमेगा एस इंटू टी हो जाएगी। अगर रिजल्टेंट फील्ड की एंगुलर पोजीशन ओमेगा एस इंटू टी है तो फील्ड फ्लक्स की पोजीशन क्या होगी, ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा। तो फील्ड फ्लक्स की जो पोजीशन होगी वो होगी ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा, है ना, जहाँ पे ओमेगा एस क्या है, ये कांस्टेंट है, सिंक्रोनस स्पीड है। और स्टेडी स्टेट में डेल्टा भी जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर स्टेडी स्टेट नहीं है तो डेल्टा वेरिएबल होगा। अगर ये इसको ओवरटेक कर रहा है तो डेल्टा इंक्रीज करता चला जाएगा ना। है ना, तो यहाँ से आप, है ना, अगर ये बस बार से कनेक्टेड है तो इसकी स्पीड तो हमेशा ओमेगा एस होगी, है ना। तो इसकी स्पीड से हमने स्टार्ट किया ओमेगा एस से, तो हमारे को रोटर फ्लक्स की, फील्ड फ्लक्स की एंगुलर पोजीशन मिल गई। अब अगर मैं इसकी स्पीड पूछूं, स्पीड ऑफ फील्ड फ्लक्स, है ना, ओमेगा से मैं स्पीड ऑफ फील्ड फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, सिंक्रोनस स्पीड प्लस
डी डेल्टा बाई डी टी। अब अगर स्टेडी स्टेट है तो डेल्टा कांस्टेंट होगा, तो डी डेल्टा बाई डी टी 0, तो स्पीड ऑफ फील्ड फ्लक्स ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ जाएगा ना। अगर ट्रांजिएंट है तो डेल्टा वेरिएबल होगा, तो डी डेल्टा बाई डी टी नॉन ज़ीरो आएगा, है ना। उस केस में फील्ड फ्लक्स की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगी। इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ये स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटर फ्लक्स, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 मिल जाएगा। अब अल्फा को आप ये भी लिख सकते हैं d2 डेल्टा नहीं d2 थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, जहाँ पे थीटा क्या था, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फील्ड फ्लक्स मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू d2 डेल्टा डिवाइडेड बाई d2 डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। हम इसके एक्सेलरेशन की इसलिए बात करेंगे क्योंकि यही रोटेटिंग पार्ट है ना, ये फ्रेम जो है ये रोटर ही रोटेटिंग पार्ट होता है, तो इसी पे हम सारे टॉर्क और सारे एक्सेलरेशन इसी का एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर, इस पे टॉर्क क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स होता है वही एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है ना। फोर्स इक्वल टू इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में मास इनटू एंगुलर, मास इनटू एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आई इंटू अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लिखेंगे ना नेट टॉर्क, और इस पे नेट टॉर्क कितना होगा ट्रांजिएंट में, ट्रांजिएंट के स्टेट में शाफ्ट टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इस पे हम नेट टॉर्क शाफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर, है ना, इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटर, या फिर आई इंटू d2 डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क। दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड क्या दे देगा, एंगुलर मोमेंटम। इसको हम, अच्छा, इसको हम m से डिनोट करेंगे, m d2 डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये शाफ्ट पावर बन जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा इक्वल टू पावर, शाफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, ये मैकेनिकल पावर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को तुम डेल्टा के टर्म में लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा डेल्टा के टर्म में, ई एफ वी टी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा। इलेक्ट्रिकल पावर को हम ई एफ वी टी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा लिखेंगे, जहाँ पे आपको पता है ई एफ वी टी और एक्स क्या क्या है ना। अगर सिर्फ डेल्टा के वेरिएशन की बात करें हम, है ना, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे पी एम साइन डेल्टा, जहाँ पे पी एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसको हम पी एम साइन डेल्टा लिखेंगे। तो इसको और आगे प्रोसीड करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर और डेल्टा का ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ कैसा बनेगा, डेल्टा के वेरिएशन के साथ साइनसॉइडल बन जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा इक्वल टू 90 पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, और नॉर्मली डेल्टा जो होता है ये 30 to 40 के बीच में होता है।
नॉर्मली डेल्टा की ये नॉर्मल वैल्यू होती है। और स्टेडी स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो शाफ्ट पावर के इक्वल होगा। इसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये शाफ्ट पावर है और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये शाफ्ट पावर है, कांस्टेंट लाइन, और जो साइनसॉइडल कर्व है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। तो जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और करस्पॉन्डिंग टॉर्क एंगल को हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिखेंगे पी एम साइन डेल्टा नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब इस इक्वेशन को और प्रोसीड करने से पहले, है ना, इस ग्राफ के हेल्प से थोड़ा हम ट्रांजिएंट को और एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसके एनालिसिस के लिए हम शाफ्ट पावर को कांस्टेंट मानेंगे या फिर शाफ्ट टॉर्क को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, मान लो कि ये सिस्टम जो है इस पॉइंट पे स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट कर रहा था और किसी रीज़न से, मान लो किसी रीज़न से शॉर्ट सर्किट हो गया। मान लो कि ये बस बार को पहले P एक्टिव पावर सेंड कर रहा था, तो P इक्वल टू हम लिखेंगे पी एम साइन डेल्टा नॉट। ठीक है, यहाँ पे मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब ये कितना इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है? 0 इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो शॉर्ट सर्किट होते ही इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ हो जाएगा? ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और हम इस एनालिसिस में शॉर्ट सर्किट के दौरान शाफ्ट पावर को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया लेकिन शाफ्ट इनपुट जो है वो सेम है। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये नहीं दे रहा है ना, तो अपोजिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? TE, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और शाफ्ट टॉर्क सेम है, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ने लगेगी, लेकिन रोटर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, तो स्पीड सडनली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड अगर बढ़ेगी, है ना, ये 50 की स्पीड पे है और ये 50 से इसकी स्पीड अब इंक्रीज़ होनी शुरू होगी, है ना। थोड़ी देर बाद हो सकती है कि 51 हर्ट्ज़ हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद 52 हर्ट्ज़ हो जाए। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये डेल्टा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अगर ये डेल्टा इंक्रीज़ होगा, है ना, तो डेल्टा इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, पावर तो कांस्टेंट 0 पे रहेगा अगर शॉर्ट सर्किट है तो इस कर्व में हम कहाँ पे मूव करेंगे? हाइट क्या होनी चाहिए? हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर को। तो पावर तो 0 है, तो आपको हाइट हमेशा 0 रखना है, और डेल्टा क्या होता जाएगा? डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा। तो हम इस कर्व पे पॉइंट को इस तरह से मूव कराएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो सिस्टम का हो जाएगा ये ट्रांजिएंट स्टेट हो जाएगा ना। यहाँ पे डेल्टा कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। शाफ्ट पावर यहाँ है और ये इलेक्ट्रिकल पावर 0 है और डेल्टा इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, मान लो हमने डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री से स्टार्ट किया था। डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री से स्टार्ट किया था हमने, और शाफ्ट टॉर्क इक्वल टू मान लो कि 50 न्यूटन मीटर से स्टार्ट किया था, और ओमेगा आर क्या था? यहाँ पे मैं ओमेगा आर लिख रहा हूँ। शुरू में रोटर स्पीड क्या थी? 50 हर्ट्ज़ के करस्पॉन्डिंग थी, है ना। जिस टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस टाइम इलेक्ट्रिकल टॉर्क 0 हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिकल टॉर्क स्टेडी स्टेट में 50 न्यूटन मीटर था। जिस टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस टाइम पे इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी ना। तो थोड़ी देर बाद मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो हो गई रोटर की वो 50.1 हर्ट्ज़ के करस्पॉन्डिंग हो गई, है ना। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो डेल्टा भी इंक्रीज़ होगा, है ना। मान लो कि डेल्टा 30.1 डिग्री हो गया। डेल्टा अगर 30.1 डिग्री हो जाएगा तो शाफ्ट टॉर्क इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? शाफ्ट टॉर्क हम पूरे में एनालिसिस में कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो शाफ्ट टॉर्क अभी भी 50 न्यूटन मीटर है। और इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होगा फॉल्ट के केस में?
इलेक्ट्रिकल पावर 0 है, ठीक है, फॉल्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट 0, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, अभी भी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, थोड़ी देर बाद हो सकता है स्पीड 50.3 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग हो जाए। हम ये यहाँ पे मान लो कि ये 30.1 डिग्री है, यहाँ पे 30.3 डिग्री, 50.3 हर्ट्ज हो गया तो डेल्टा और इंक्रीज होगा, 30 मान लो 3 डिग्री हो गया। शाफ्ट टॉर्क अभी भी 50 न्यूटन मीटर और इलेक्ट्रिकल टॉर्क 0। ठीक है, इसी तरह मैं और आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, 50.6 हर्ट्ज मान लेता हूँ। नेक्स्ट डेल्टा इक्वल टू 30.6 डिग्री, ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे। और मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद सिस्टम क्या होता है, रीस्टोर होता है, इस फॉल्ट को क्लियर कर दिया जाता है ना। तो अब ये फिर से इलेक्ट्रिकल पावर सेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन इस फॉल्ट को तो इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा ना, फॉल्ट मतलब जिस टाइम पे आप क्लियर करोगे, इसको डिस्कनेक्ट करोगे, फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन डेल्टा तो सडनली चेंज नहीं हो सकता है ना, मशीन की स्पीड जो है ये सडनली चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो फॉल्ट को क्लियर करते ही जो ओमेगा आर है ये अभी भी उस इंस्टेंट पे 50.6 हर्ट्ज की ही स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और फॉल्ट को क्लियर करते ही डेल्टा की वैल्यू तो ये है, तो अब इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग पीई कितना है, इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग जो पीई का कर्व है वो यहाँ पे है ना। ठीक है, और शाफ्ट पावर कितना है, ये है, और इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट पावर से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो होगा ये भी शाफ्ट टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब इस इंस्टेंट पे जो शाफ्ट टॉर्क है ये 50 न्यूटन मीटर है, और इलेक्ट्रिकल टॉर्क मान लो कि ये 51 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे देखो कौन सा टॉर्क ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क ज़्यादा है, तो रोटर का डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होने की वजह से रोटर की स्पीड डिक्रीज होगी, तो रोटर की स्पीड को मैं अब 50.5 हर्ट्ज मान ले रहा हूँ। ठीक है, रोटर की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। रोटर की स्पीड कम होने से डेल्टा का क्या होगा, अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हाँ डिक्रीज होगा। तुम बताओ अभिनव, डेल्टा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इस इंस्टेंट पे, हाँ डिक्रीज होगा। अनमोल बताओ, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे जब रोटर की स्पीड 50.5 हर्ट्ज हो गई है तो डेल्टा का क्या होगा, डेल्टा अभी फर्दर इंक्रीज करेगा या डेल्टा डिक्रीज करेगा, डेल्टा इंक्रीज करेगा। डेल्टा को इस बात से मतलब नहीं कि शाफ्ट टॉर्क ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रिकल टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, डेल्टा को सिर्फ इस बात से मतलब है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड देखो, रोटर की स्पीड कितनी है 50.5 हर्ट्ज, और स्टेटर फील्ड की स्पीड कितनी है 50 हर्ट्ज। ये 50.5 हर्ट्ज की स्पीड से रोटेट कर रहा है ना, और ये 50 हर्ट्ज की स्पीड से रोटेट कर रहा है। भले इसकी स्पीड 50.6 से डिक्रीज होकर के 50.5 हो गई है, लेकिन अभी भी ये स्पीड स्टेटर फील्ड की स्पीड से ज़्यादा है, तो डेल्टा अभी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद डेल्टा अभी इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, पावर का जंप हुआ था क्योंकि फॉल्ट क्लियर हो गया, लेकिन डेल्टा अभी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। डेल्टा अगर फर्दर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क का क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल पावर इतना था, इलेक्ट्रिकल पावर और इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क को मैं अब 51.3 न्यूटन मीटर ले रहा हूँ।
इलेक्ट्रिकल टॉर्क 51.3 न्यूटन मीटर है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे स्पीड का क्या होगा? देखो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसके लिए आप हमेशा टॉर्क को कंपेयर करोगे। ठीक है, डेल्टा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये टॉर्क पर डिपेंड नहीं करता, ये स्पीड पर डिपेंड करता। तो जब भी मैं डेल्टा पूछूं आप स्पीड कंपेयर करेंगे, जब भी मैं स्पीड पूछूं आप टॉर्क कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मैं डेल्टा पूछ रहा हूं तो आप टॉर्क नहीं देखेंगे। हो सकता है स्पीड डिक्रीज हो रही हो लेकिन डेल्टा इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टॉर्क ज़्यादा है, शाफ्ट टॉर्क कम है, तो स्पीड डिक्रीज होगी। मान लो स्पीड डिक्रीज होकर के 50.3 हर्ट्ज हो गई, इस पॉइंट पे डेल्टा क्या होगा? अभी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डेल्टा पता लगाने के लिए आप रोटर स्पीड और फील्ड की स्पीड को कंपेयर करेंगे। अभी भी रोटर की स्पीड ज़्यादा है ना, तो डेल्टा फर्दर इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पे डेल्टा मैं मान लेता हूँ 30.7 डिग्री, यहाँ पे 30.8 डिग्री मान लेता हूँ। डेल्टा के इंक्रीज होने से, है ना, डेल्टा को मैं फिर से इंक्रीज करा दे रहा हूँ, मतलब मैंने अभी भी 30.8 ले रखा है और डायग्राम में ये 90 के करीब पहुँच गया है। ठीक है, तो आप 90 नहीं समझेंगे। ठीक है, इसको आप 30.8 ही मान लो। ठीक है, डेल्टा इतना ज़्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क अभी भी इंक्रीज करेगा। देखो ये रिलेशन कैसे है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क कब इंक्रीज होगा? अगर डेल्टा इंक्रीज होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क इंक्रीज होगा, है ना। टॉर्क डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद स्पीड डिक्रीज होगी। अगर मैं ऐसे रिलेशन बनाता हूँ, डेल्टा अगर इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क इंक्रीज होगा, अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगी, रोटर स्पीड, क्योंकि ये अपोजिंग टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं। अपोजिंग टॉर्क अगर इंक्रीज होगा तो रोटर की स्पीड डिक्रीज करेगी, रोटर की स्पीड अगर डिक्रीज करेगी तो डेल्टा फिर डिक्रीज करेगा, फिर डेल्टा डिक्रीज करेगा तो हाँ ओके यहाँ पे मैंने गलत बना दिया। रोटर स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर आप डेल्टा पता करने के लिए रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको इतना ही लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिख सकते। अच्छा, इसको डिलीट ही कर दो, इसको नहीं लिखना, इसको रहने दो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे ना, स्पीड अभी भी ज़्यादा है ना, तो डेल्टा इंक्रीज कर गया ना। डेल्टा के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल टॉर्क फर्दर इंक्रीज करेगा। मैं इसको 51.4 न्यूटन मीटर ले रहा हूँ, है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा? फिर से तुम स्पीड को देखो, स्पीड क्या होगी? इलेक्ट्रिकल टॉर्क ज़्यादा है ना, स्पीड फर्दर डिक्रीज होगी। तो अब इलेक्ट्रिकल टॉर्क बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो स्पीड को हम तेज़ी से डिक्रीज करा देते हैं, है ना। अब स्पीड हो जाएगी 50 हर्ट्ज। स्पीड अगर ये रोटर की स्पीड है और सिंक्रोनस स्पीड भी 50 हर्ट्ज है ना, दोनों की स्पीड इक्वल है, तो डेल्टा में इस इंस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा में अभी 30.8 पे ही कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उतना ट्रांजेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग डिस्क्रीट वे में एनालाइज कर रहे हैं। TE इक्वल टू अभी भी 51.4 न्यूटन मीटर। मतलब हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट के बाद डेल्टा इंक्रीज करना बंद कर देगा। अब इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, है ना। अभी तक हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, अब डेल्टा इंक्रीज करना बंद हो गया, है ना। जहाँ से ट्रांजिएंट स्टार्ट हुआ था अभी तक डेल्टा इंक्रीज ही कर रहा था, है ना। स्पीड का क्या हो रहा था? स्पीड इंक्रीज भी कर रही है, स्पीड डिक्रीज भी कर रही है, लेकिन डेल्टा इंक्रीज कर रहा था। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा? क्या इस पॉइंट पे ऑपरेशन रुका हुआ रहेगा?
स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होगा या फिर अब पॉइंट फर्दर मूव करेगा, है ना। स्टेडी स्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों टॉर्क भी तो इक्वल होना चाहिए, टॉर्क तो अनइक्वल है ना, टॉर्क में तो अभी मैक्सिमम डिफरेंस है ना। तो अब इस पॉइंट के बाद स्पीड फर्दर डिक्रीज होगी। अब इस पॉइंट के बाद जो स्पीड है वो, है ना, 49 पॉइंट में यहाँ पे 3 डिफरेंस लिया था, यहाँ पे भी मैं 3 डिफरेंस ले रहा हूँ। तो अब न्यू स्पीड क्या होगी, मैं फिर से ओमेगा आर डेल्टा टी शाफ्ट कांस्टेंट है तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ और टी ई बना रहा हूँ। ओमेगा आर अब मैं 0.3 से डिक्रीज करके 49.7 ले रहा हूँ, है ना। अब इस पॉइंट पे डेल्टा का क्या होगा, ये स्पीड कम हो गई है ना, और ये स्पीड 50 है ना। तो अब ये डेल्टा कम होगा, तो अब मैं डेल्टा को कम करके 30.6 डिग्री कर दे रहा हूँ। डेल्टा के कम होने से इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होगा, डेल्टा के कम होने से अब डेल्टा इधर मूव करेगा ना, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर कम होगा, इलेक्ट्रिकल पावर कम होगा तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी कम होगा। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वैल्यू मैं 51.4 से 51.2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल टॉर्क की अभी भी जो वैल्यू है ये शाफ्ट टॉर्क से ज़्यादा है ना, शाफ्ट टॉर्क हमने 50 लिया हुआ है, तो स्पीड क्या होगा, फर्दर डिक्रीज करेगी, है ना। स्पीड अब 49.5 ले लेते हैं। स्पीड डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है इससे डेल्टा को मतलब नहीं है, स्पीड को हम हमेशा 50 हर्ट्ज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो डेल्टा डिक्रीज करेगा, डेल्टा को हम 30.4 कर दे रहे हैं। तो अब ये ट्रांजिएंट समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट के बाद, है ना, इस तरह से ट्रांजिएंट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद पहले डेल्टा फर्दर इंक्रीज हुआ, फिर डेल्टा डिक्रीज हो रहा है ना, ये इस तरह से डिक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट पे रुकेगा। अब इसको आगे बना सकते हो, तो अब हम इसके बाद तुम देखोगे कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ये डेल्टा ऑसिलेट करता रहेगा। अगर आप आइडियली देखें तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, ऑसिलेट करता रहेगा। अगर आप फ्रिक्शनलेस सिस्टम डैम्पिंग 0 मान लें तो ये सिस्टम हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। और अगर डैम्पर है तो फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये आकर के स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होने लगेगा। ये समझ में आया? इतना करने के बाद फिर से हम इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो कि 30 डिग्री पे स्टेडी स्टेट ऑपरेशन हो रहा था। अब हम इस इक्वेशन को, तो ये जितना भी एनालिसिस करी हमने उसमें डेल्टा चेंज हो रहा था, है ना, और इलेक्ट्रिकल पावर ये भी चेंज हो रहा था। ये क्यों चेंज हो रहा था? डेल्टा के ही चेंज होने से। तो ये टर्म भी वेरिएबल है, ये टर्म भी वेरिएबल है। तो अब इस इक्वेशन से हम यहाँ पे हमारे को किसी भी डेल्टा पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट डेल्टा पे डेल्टा का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा ना, है ना। ये डेल्टा का एक्सेलरेशन ही है ना, ठीक है। जो रिलेटिव पोजीशन है दोनों फील्ड के बीच में, उस पोजीशन का ये एक्सेलरेशन है ना, जो कि डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ से हमारे को इसकी स्पीड चाहिए, डी डेल्टा बाई डी टी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। हमने इसमें ये देखा था कि इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। जैसे ही फॉल्ट होगा ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, पावर 0 होगा और डेल्टा तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगेगा, है ना। जिस पॉइंट पे फॉल्ट क्लियर कर दोगे डेल्टा इंक्रीज़ हो चुका है तो इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ मिलेगा। उसके बाद फिर से डेल्टा इंक्रीज़ हुआ था, फिर एक पॉइंट के बाद डेल्टा वापस हो गया। ये इस तरह से ऑपरेशन होगा, फिर डेल्टा रुक जाएगा, फिर इस तरह से ये ऑसिलेशन होगा। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, शाफ्ट पावर जहाँ पे है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं इस पॉइंट पे यहाँ पे डेल्टा इंक्रीज करना बंद कर दिया था ना, इस पॉइंट पे डी डेल्टा बाई डी टी क्या होगा? इस पॉइंट पे डी डेल्टा बाई डी टी 0 होगा। इस पॉइंट पे डी टू डेल्टा बाई डी टी क्या होगा? ये 0 नहीं, ज़रूरी नहीं कि 0 हो। जिस पॉइंट पे स्पीड 0 है
ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो। तो अब इस इक्वेशन को हम स्टेडी स्टेट से ट्रांजिएंट में, मतलब ओके ये ट्रांजिएंट में लिखा है ना हमने इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को डी डेल्टा बाई डी टी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इसके लिए तुम क्या करो, दोनों तरफ 2 इंटू डी डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2m डी डेल्टा बाई डी टी इंटू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू पी शाफ्ट माइनस पी एम साइन डेल्टा 2 डी डेल्टा बाई डी टी, है ना। इस क्वांटिटी को आप m d बाई डी टी ऑफ d डेल्टा बाई डी टी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस क्वांटिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो 2 d डेल्टा बाई डी टी आ जाएगा और फिर d डेल्टा बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन 2m, इसका डिफरेंस 2 डेल्टा बाई डी टी आ जाएगा और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा p शाफ्ट माइनस पी एम साइन डेल्टा डी डेल्टा बाई डी टी। अब हम दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेट कर दो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हम क्या लेंगे, जिस पॉइंट पे फॉल्ट अकर हुआ है, जिस पॉइंट से ट्रांजिएंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिएंट किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, अगर मैं डेल्टा के टर्म में बात करूँ तो डेल्टा नॉट से स्टार्ट हुआ है और यहाँ के बाद फर्दर जो भी पॉइंट है सारे ट्रांजिएंट में है ना, तो किसी भी पॉइंट में डेल्टा पे एनालाइज कर रहा हूँ, डेल्टा, ठीक है। इस पॉइंट से जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी लिमिट हम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजिएंट, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे जो कि ट्रांजिएंट में है वहाँ तक लेंगे। तो मैं यहाँ पे टी नॉट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा नॉट ले रहा हूँ ना, और यहाँ पे एनी टाइम करस्पॉन्डिंग टू एनी आर्बिट्ररी एंगल डेल्टा। यहाँ पे भी टी नॉट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा नॉट, टी करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो सकता है ना कि इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको वेरिएबल मिले, हो सकता है उसमें सिर्फ डेल्टा बचे, तो आपको लिमिट की वेरिएबल में डेल्टा ही पुट करना पड़ेगा। जैसे इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, है ना। ये पूरी क्वांटिटी जो है इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन को हटा दो, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये कांस्टेंट है, आपको डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर मिलेगा और इसके लिमिट आप लेंगे कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट विच इज करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा नॉट, है ना, टी करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा, है ना। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन टी नॉट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा नॉट, टी करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा, पी शाफ्ट जो कि कांस्टेंट है माइनस पी एम साइन डेल्टा डी डेल्टा। अब इस क्वांटिटी में आप लिमिट पुट करेंगे ना, जिस टाइम पे आप डेल्टा नॉट पुट करोगे, टी नॉट की लिमिट पुट करोगे, उस टाइम पे तो वो तो स्टेडी स्टेट था ना, है ना। डेल्टा नॉट जिस टाइम पे आप पुट करेंगे ये स्टेडी स्टेट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप डी डेल्टा बाई डी टी या फिर आप टी नॉट माइनस ले लें, यहाँ से मैं लिमिट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी टी नॉट माइनस, ये इंस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिएंट से ठीक पहले वाला इंस्टेंट, तो उस टाइम पे डी डेल्टा नॉट बाई डी टी क्या होगा, 0 होगा। तो लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा और अपर लिमिट में हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एट टी नॉट माइनस, इसको जब आप एक्सपेंड दोनों लिमिट पुट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एट एनी टाइम इन द ट्रांजिएंट माइनस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जस्ट बिफोर ट्रांजिएंट, है ना। तो माइनस वाला पार्ट 0 हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, तो डी डेल्टा बाई डी टी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू
इसका होल स्क्वायर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो ये इंटीग्रेशन जो आएगा ये डेल्टा के फॉर्म में आएगा है ना, तो यहाँ पे टी नॉट के फॉर्म में लिमिट ना लेकर के हम डेल्टा के फॉर्म में लिमिट लेंगे, तो ये आ जाएगा पी शाफ्ट माइनस पी एम साइन डेल्टा डी डेल्टा स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा नॉट टू एनी एंगल डेल्टा इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिएंट। अगर आप डेल्टा नॉट माइनस से स्टार्ट करेंगे तभी आप यहाँ आपके पास यहाँ पे डी डेल्टा बाई डी टी टर्म मिलेगा। अगर आप बीच में किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन में भी वेरिएबल लेना पड़ेगा है ना। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे हो इसका मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट जो है ना वो जस्ट बिफोर ट्रांजिएंट स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगर किसी टाइम पे जैसे मैंने इस इंस्टेंट की बात करी थी, यहाँ पे डेल्टा इंक्रीज करना बंद कर देता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इस पॉइंट पे 0 है, तो इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी है ना, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी भी 0 होगी। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वांटिटी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं है ना, मैं पहले इसको 0 कर दे रहा हूँ है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट P मान लो है ना, एट P ये 0 हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सपेंड करके इस तरह से लिख रहा हूँ, डेल्टा नॉट टू डेल्टा पी एस एच डी डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा नॉट टू डेल्टा पी एम साइन डेल्टा डी डेल्टा। ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है पी शाफ्ट का जो कर्व है और डेल्टा का जो एक्सिस है उसके बीच का एरिया है ना, और ये इलेक्ट्रिकल पावर और डेल्टा एक्सिस के बीच का एरिया। ये कंडीशन कब आई है, जिस पॉइंट पे डेल्टा इंक्रीज करना बंद कर देगा। या फिर हम रिवर्स वे में ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे है ना एरिया मेड बाय शाफ्ट पावर इज इक्वल टू एरिया मेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा, उस पॉइंट पे डेल्टा इंक्रीज करना बंद कर देगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, डेल्टा नॉट से स्टार्ट करना है ना। तो मैं इस कर्व को फिर से बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि एरिया मेड बाय शाफ्ट पावर क्या होगा और एरिया मेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा। यहाँ पे फॉल्ट हुआ, और फिर यहाँ पे डेल्टा इंक्रीज कर रहा है ना, मान लो कि ये पॉइंट जो है ना ये P पॉइंट है, यहाँ पे डेल्टा इंक्रीज करना बंद हो गया और ये क्वांटिटी 0 हो गई ना। ये डेल्टा नॉट है। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ तो एरिया मेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिकल पावर 0 है ना, ये जो कर्व था ना ये 0 पे शिफ्ट हो गया, तो एरिया मेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर 0 है ना। और एरिया मेड बाय शाफ्ट पावर क्या होगा, ये शाफ्ट पावर है ना, इसका डेल्टा एक्सिस के साथ एरिया ही को ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरिया मेड बाय शाफ्ट पावर ये हो जाएगा। ये पॉइंट डेल्टा है ना, ये पॉइंट डेल्टा है, और इसी पॉइंट पे ना मैं इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल है ना। इसके बाद तो एंगल इसके आगे नहीं जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डी डेल्टा बाई डी टी है ना, दिस विल बी एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एम पुट कर दे रहा हूँ, ये 0 होगा तभी तो ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो एरिया मेड बाई है ना, एरिया मेड बाई शाफ्ट पावर फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा एम, ये कौन सा एरिया होगा, ठीक है। और एरिया मेड बाई इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा एम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल पावर 0 एंगल एरिया बना रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर इस पॉइंट के बाद यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ के बाद ये एरिया लेग बनाएगा। इस पॉइंट के बाद एरिया कितना आया है डेल्टा एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट से आप डेल्टा एक्सिस के साथ एरिया लोगे। ठीक है, एक लाइन मैंने इस तरह से बनाया, दूसरा लाइन इस तरह से बनाया ना। जिन एरियाज़ में दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है उन एरियाज़ में तो दोनों एरिया इक्वल हो गई है ना। इस लाइन का एरिया और इस लाइन को एरिया को इक्वल करने के लिए
यहाँ पे इस रीजन में तो दोनों एरिया क्रॉस कर ही रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, इसको मिटा दो, है ना। इस रीजन में शाफ्ट पावर कोई एरिया नहीं बना रहा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिकल पावर कोई एरिया नहीं बना रहा है, तो इन दोनों एरिया को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। मतलब देखो हम ऐसे पता लगाएंगे, जब ट्रांजिएंट हो रहा था तो डेल्टा किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी था, ठीक है। तो डेल्टा जब इस पॉइंट पे रहेगा तो शाफ्ट पावर तो इतना एरिया बना चुका होगा, है ना, जो डिफरेंस है इतना डिफरेंस शाफ्ट पावर के एरिया में आ चुका होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इतना ही हुआ होगा ना एक्स्ट्रा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो डेल्टा को फर्दर आगे मूव कर, तुम इस पॉइंट पे कहोगे कि नहीं डेल्टा अभी और आगे बढ़ेगा, फिर इस पॉइंट पे अगर आओगे तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो एरिया होगा वो इतना होगा, शाफ्ट एरिया अभी भी ज़्यादा है, तो फर्दर डेल्टा आगे मूव करेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये एरिया और ये एरिया सेम है ना, अब इसके बाद अगर फर्दर पॉइंट आगे बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल एरिया ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ेगा ये, फिर अब ये डेल्टा एम इस तरह से पता लगाएंगे। ये हम लोग जनरेटर अंडर फॉल्ट पढ़ रहे हैं, ट्रांसिएंट इसमें फॉल्ट की वजह से आया है, ठीक है। मान लो कि पी पॉइंट नहीं आया है, अब पी पॉइंट से पीछे ही है, इस पॉइंट पे है ना, तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमारे को इस एक्सप्रेशन को हम जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पता लगा सकते हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जो होगा ये पॉजिटिव होगा, है ना, अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, है ना। तो या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डेल्टा बाई डी टी होल स्क्वायर इक्वल टू 2/m, है ना। इसको मैं एक्सप्रेशन में ना लिख करके मैं लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, द डिफरेंस ऑफ एरिया मेड बाय शाफ्ट पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा नॉट टू एनी आर्बिट्ररी डेल्टा, है ना। इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, difference of area made by PSH and PE, है ना, from delta naught to any arbitrary delta, ठीक है। और जिस arbitrary delta तक की आप बात कर रहे हैं, एनी आर्बिट्ररी डेल्टा, इसको मैं डेल्टा डैश बता रहा हूँ, जिस आर्बिट्ररी डेल्टा डैश तक आप एरिया लेंगे उसी आर्बिट्ररी डेल्टा डैश पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ किसी भी पॉइंट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा पे ये जो डेल्टा है यही डेल्टा आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे अगर मैं पूछूं कि ये 30 से स्टार्ट हुआ था, है ना, और मान लो कि ये 30.8 डिग्री पे फॉल्ट को क्लियर किया गया ना, लेकिन डेल्टा भी मान लो 30.5 डिग्री पे फॉल्ट को क्लियर किया गया, लेकिन डेल्टा फर्दर इंक्रीज़ करेगा। मैं पूछूंगा कि 30.6 पे डेल्टा इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, या यहाँ तक डेल्टा पहुँचेगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 30.6 डिग्री पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी डेल्टा इक्वल टू 30.6 डिग्री पुट करोगे, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एट डेल्टा इक्वल टू 30.6 डिग्री पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा इंक्रीज़ करेगा, है ना। अगर मैं पूछूं कि डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पता करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे, हो सकता है ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, तो आप कहेंगे कि डेल्टा यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये क्वांटिटी जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी डेल्टा वहाँ के बाद से अपने आप ही डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट समझ में आया। इसको हमने रफ डेटा भी लेकर के ये समझ में आया था ना कि एक पॉइंट के बाद ये लौट जाएगा, नहीं ये फार्मूला वो पॉइंट नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तुम जो कह रहे हो कि रिटर्न होगा, तो रिटर्न होते टाइम डी डेल्टा बाई डी टी ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, लेकिन उस टाइम हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उस टाइम हम ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते
हाँ, उस टाइम हम ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस फार्मूला को आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, डेल्टा नॉट से स्टार्ट किया है ना, ठीक है। डेल्टा नॉट से जब आपने स्टार्ट किया है, जैसे तुम ये आर्गूमेंट कर सकते हो कि इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें हम, है ना, तो इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो किसी पॉइंट पे डेल्टा यहाँ से इंक्रीज़ करके इधर भी जा रहा होगा, और जब वो वापस आता है तो वापस ऐसे भी आता है ना, तो इस पॉइंट पे डी डेल्टा बाई डी टी पॉजिटिव भी आना चाहिए और नेगेटिव भी आना चाहिए, ठीक है। ये आर्गूमेंट सही है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन किया है आपने, ये डेल्टा नॉट से स्टार्ट किया है इस इंटीग्रेशन को, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। आप इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं ले रहे हो, ठीक है। इसको डेल्टा नॉट से स्टार्ट किया है तो आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे, और इस पॉइंट पे अगर आप डी डेल्टा बाई डी टी चेक करोगे उस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये एरिया जो है ना, ये पॉजिटिव एरिया तो आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा, और इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे तो आप नेगेटिव में हमेशा यही एरिया लोगे, है ना। तो इन दोनों का एरिया का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब इस फार्मूले से जो है ना, आप डी डेल्टा बाई डी टी हमेशा इस डायरेक्शन में ही पता लगाएंगे। हाँ, तो तुम जब ब्रेक करोगे इसको तो वो नेगेटिव आएगा जब आप ब्रेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जब आप इंटीग्रेट करेंगे, हाँ, तो ये दोनों एरिया कैंसिल हो जाएगा। जब आप वापस आ रहे होंगे तो हर पॉइंट पे डी डेल्टा क्या होगा, यहाँ से जब आप पीछे आएंगे ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डेल्टा, और आप ऐड करते जाइए वो उस क्वांटिटी को। तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो हर पॉइंट पे डी डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव में जा रहे थे तो ये टोटल एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा एरिया आएगा, है ना, ये एरिया मेड बाई इलेक्ट्रिकल पावर, वो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, वो सिंपली आपको वापस आते टाइम ये एरिया जो मिलेगा इतना नेगेटिव एरिया मिल जाएगा, क्योंकि जाते टाइम में दोनों एरिया ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। फिर वापस आते टाइम ये एरिया मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये नेगेटिव एरिया मिलेगा। लेकिन उतना ये सब मत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे भी ये सब मत करना, ठीक है। तो इतना समझ में आया जनरेटर अंडर फॉल्ट, ओके। अब हम इसमें यहाँ पे हमने ये माना था कि इस पॉइंट पे फॉल्ट को क्लियर किया गया था ना, ठीक है, ओके। अब हम जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट को क्लियर किया गया था, हम इसमें थोड़ा डिले कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, है ना। ये इंडिविजुअल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एरिया का इलेक्ट्रिकल पावर जो एरिया बना रहा है, यहाँ पे 0 बना रहा है, यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा है वो शाफ्ट पावर बना रहा है। ये कॉमन है तो कॉमन वाला पहले हटा दिया हमने, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर एरिया बना रहा है, तो इन दोनों एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है, इस यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट में इक्वेशन लिखा था, है ना, या फिर यहाँ से भी आप डिराइव ही कर सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया था, वो आप नोट कर चुके हो, है ना। अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी डेल्टा बाई डी टी एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू 2 बाई एम इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट टू डेल्टा पी शाफ्ट माइनस, मैं पी लिख दे रहा हूँ, जो कि नहीं, पी एम साइन डेल्टा ही लिख रहे हैं, है ना। और एट एनी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, ये दोनों डेल्टा सेम होगा, हाँ, अंडर रूट ना, हाँ, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, इसको हम स्विंग इक्वेशन कहते हैं। और एरिया को जो इक्वल किया था हमने, उसको हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जनरेटर अंडर फॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। फॉल्ट के केस में शाफ्ट पावर को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर 0 हो जाएगा। ट्रांजिएंट तब भी आ सकता है जब फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड 0 ले लेते हैं ना। ऐसा भी हो सकता है कि लोड अचानक से इंक्रीज़ हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड अचानक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी ट्रांजिएंट आएगा, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये दोनों जनरेटर के केस में हो गया, जब इलेक्ट्रिकल पावर सडनली कम हो जाए, इलेक्ट्रिकल पावर सडनली ज़्यादा हो जाए तो ट्रांजिएंट आएगा। इसी तरह से हम मोटर में भी कर सकते हैं, जो मैकेनिकल लोड है वो सडनली ज़्यादा भी हो सकता है और सडनली 0 भी हो सकता है। तो सबको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरेटर अंडर फॉल्ट है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरेटर अंडर फॉल्ट।
मान लो कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पे फॉल्ट हो गया और डेल्टा इंक्रीज़ करने लगा और इस पॉइंट पे फॉल्ट को क्लियर किया गया, है ना। इस पॉइंट पे फॉल्ट को क्लियर किया गया, इसको मैं डेल्टा CL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे फॉल्ट को क्लियर किया गया, यहाँ तक डेल्टा इंक्रीज़ हो चुका था। यहाँ के बाद क्या होगा, फॉल्ट क्लियर होते ही जनरेटर इस डेल्टा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर करना शुरू करेगा, है ना। तो डेल्टा इंक्रीज़ हो चुका है तो इलेक्ट्रिकल पावर भी सडनली अब इंक्रीज़ होगा, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इस तरह से मूव करेगा। अब इस पॉइंट के बाद डेल्टा कहाँ जाएगा, इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी होगी ना, है ना। तो रोटर की स्पीड यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी होगी तो डेल्टा फर्दर आगे मूव करेगा, ठीक है। अब ग्राफ से हमें पता लगाना है कि इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे डेल्टा आ चुका है ना, डेल्टा 1 मान लेता हूँ, तो डी डेल्टा बाई, अब इस पॉइंट पे पता लगाना है कि डेल्टा यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, है ना। या तो यहाँ से इंक्रीज़ करेगा, है ना, या फिर हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचे ही ना। अगर डी डेल्टा बाई डी टी नेगेटिव कभी नहीं आता ना, आप डी डेल्टा बाई डी टी स्विंग इक्वेशन से चेक करेंगे, है ना। मैं वो एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है हमारे को ये एरिया बस पता लगाना है ना। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा 1, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है इसका क्या मतलब होगा कि ये पॉइंट जो है वो डेल्टा 1 तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है तो ये इस पॉइंट तक पहुँचेगा और डेल्टा फर्दर आगे, डेल्टा के अर्धर आगे बढ़ने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, यहाँ से यहाँ तक शाफ्ट पावर कितना एरिया बना रहा है, ये एरिया, इलेक्ट्रिकल पावर 0 एरिया बना रहा है, और यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा है ये इलेक्ट्रिकल पावर बना रहा है, और ये एरिया क्या है, दोनों में कॉमन है तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, शाफ्ट एरिया माइनस इलेक्ट्रिकल पावर एरिया। तो यहाँ पे डी डेल्टा बाई डी टी इस पॉइंट पे डेल्टा 1 पे पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा फर्दर इंक्रीज़ करेगा। फिर इस पॉइंट पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर ये एरिया बना रहा है, अभी भी डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है ना। फिर इस पॉइंट से ये आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पे देखो क्या लग रहा है, अभी भी इंक्रीज़ करेगा। इस पॉइंट पे मान लो कि आ गया डेल्टा, अभी क्या लग रहा है, ये कौन सा एरिया ज़्यादा लग रहा है, हाँ नीचे वाला एरिया ज़्यादा लग रहा है ना। अब अगर इस पॉइंट के बाद फर्दर डेल्टा यहाँ पे आगे मूव करता है ना, इस पॉइंट के बाद अगर तुम देखो, इस पॉइंट से पहले कहीं पे भी देखो, जो शाफ्ट पावर है वो नीचे वाला एरिया बना रहा है ना, और इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना एरिया। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो एरिया बना रहा है वो शाफ्ट पावर के एरिया से ज़्यादा ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो तो, ठीक है। या इस पॉइंट से पहले कहीं पे भी देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर जो एरिया बना रहा है वो शाफ्ट पावर के एरिया से ज़्यादा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर की जो वैल्यू है वो शाफ्ट पावर की वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद देखो इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू शाफ्ट पावर की वैल्यू से कम है, तो शाफ्ट पावर का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक अगर डेल्टा इंक्रीज़ होना बंद नहीं हुआ तो ये इंक्रीज़ होना बंद नहीं होगा ना। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ तक ये एरिया इसको मैं नेगेटिव एरिया का नाम दूंगा, इसको मैं पॉजिटिव एरिया का नाम दूंगा। तो यहाँ तक अगर नेगेटिव एरिया ज़्यादा नहीं हुआ या इक्वल नहीं हो पाया पॉजिटिव एरिया से, तो ये पॉइंट रुकेगा ही नहीं, और इसके बाद तो पॉजिटिव एरिया ही ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट फॉल्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा हमेशा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, है ना। मतलब डेल्टा जो है वो, ये डेल्टा हमेशा इंक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा और सिंक्रोनिज्म लूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा ये। ठीक है, ये अनस्टेबल सिस्टम समझ में आया। अच्छा, मैं फिर से एक स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूँ।
ठीक है, इस पॉइंट पे बता सकते हो ये इंक्रीज़ होगा या फिर इंक्रीज़ होगा यहाँ पर डेल्टा, क्योंकि यहाँ तक एरिया कम लग रहा है ना, यहाँ पे एरिया इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ तक डेल्टा इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद इस पॉइंट के बाद इंक्रीज़ नहीं करेगा, फिर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया है ना पॉजिटिव एरिया के इक्वल हो गया। इस एरिया को मैं रिजर्व एरिया का नाम दूंगा। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस मैं इसको रिजर्व एरिया का नाम दे रहा हूँ। रिजर्व एरिया। अगर आप फॉल्ट क्लियर करने में थोड़ा और डिले होता है ना, तो ये पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट पे ऑपरेशन इस तरह से होगा, ठीक है, और डेल्टा आगे तक जाएगा। अब यहाँ पे लग रहा है कि दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, है ना। अभी भी इतना रिजर्व एरिया है ना, तो ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा भी रिजर्व एरिया है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट होगा ना, एक बाउंड्री होगी कि जिसके बाद जिससे पहले अगर आपने फॉल्ट को क्लियर नहीं किया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो वो जो बाउंड्री होगी वहाँ पे अगर आप फॉल्ट क्लियर कीजिएगा तो रिजर्व एरिया कितना बचेगा, 0। टोटल नेगेटिव एरिया यूटिलाइज हो जाएगा ना बैलेंस करने के लिए, है ना। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि वो जो बाउंड्री होगी या फिर उस बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसको हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल कहेंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं डेल्टा C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने क्लियरिंग एंगल को, फॉल्ट क्लियरिंग एंगल को डेल्टा CL से इसलिए रिप्रेजेंट किया था कि ताकि मैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल को डेल्टा C से रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तो एक सिस्टम जिसके लिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हो, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको डेल्टा नॉट के टर्म में भी दिया हो सकता है या फिर शाफ्ट पावर इक्वल टू ऐसे भी दिया हो सकता है, जैसे हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ से आप इसको PM साइन डेल्टा नॉट लिखेंगे और डेल्टा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है ना, तो इसके लिए आप डेल्टा C की वैल्यू पता लगा सकते हैं। इसको आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया से पता लगाएंगे। यहाँ पे मान लो कि फॉल्ट हो गया है तो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इस तरह से मूव करेगा और डेल्टा C के लिए आपको टोटल रिजर्व एरिया को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं अंदाज से इस तरह बना रहा हूँ, ये इतना एरिया पॉजिटिव एरिया और ये लग रहा है नेगेटिव एरिया के इक्वल ना, ये नेगेटिव एरिया है ना, और यहाँ तक ये एरिया जो होगा ये कॉमन एरिया होगा। अगर ये पॉइंट डेल्टा नॉट है तो ये पॉइंट बता सकते हो क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। यहाँ पे वैल्यू सेम है तो ये जो थीटा होगा ये पाई माइनस डेल्टा नॉट होगा। अब ये एरिया कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पता होगी, है ना। इसको मैं P शाफ्ट का नाम दे रहा हूँ, P शाफ्ट। और मान लो कि ये जो एंगल है डेल्टा C तो पता लगाना है ना, इसको डेल्टा C अननोन मान लेते हैं। तो P शाफ्ट इंटू डेल्टा C माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है। आप ये एंगल रेडियन में लेंगे, है ना। ये एरिया कैसे बनाओगे, है ना, एरिया अंडर दिस कर्व माइनस कॉमन एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, PM साइन डेल्टा इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा C टू पाई माइनस डेल्टा नॉट, है ना, माइनस ये जो कॉमन एरिया है PSH इंटू पाई माइनस डेल्टा नॉट माइनस डेल्टा C, है ना। ये ऑलरेडी मैंने रेडियन में ले रखा है 180 को, ये सब भी रेडियन में होगा। ये भी PSH है ना। यहाँ पे PSH डेल्टा C पॉजिटिव है और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी PSH डेल्टा C पॉजिटिव है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस PSH डेल्टा नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा PM, है ना। साइन इंटीग्रेशन होता है कॉस लोअर लिमिट माइनस कॉस अपर लिमिट, है ना। कॉस डेल्टा C
माइनस कॉस पाई माइनस डेल्टा नॉट, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस डेल्टा नॉट, ठीक है। अब पी एस एच को आप पी एम साइन डेल्टा नॉट पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे पी एस एच है, इसको भी पी एम साइन डेल्टा नॉट पुट कर दो, ये भी पी एम साइन डेल्टा नॉट, ये भी पी एम साइन डेल्टा नॉट। तो पी एम हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी एम साइन डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा नॉट इक्वल टू पी एम कॉस डेल्टा सी प्लस कॉस डेल्टा नॉट माइनस पाई पी एम साइन डेल्टा नॉट प्लस पी एम साइन डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा नॉट। क्यों, सही है कैलकुलेशन? पीएम कैंसिल कर दो हर जगह से, यह आ जाएगा माइनस डेल्टा नॉट इंटू साइन डेल्टा नॉट इक्वल टू कॉस डेल्टा सी प्लस कॉस डेल्टा नॉट, है ना, माइनस पाई साइन डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट। इसको इस तरफ ले जाओ, हमारे को डेल्टा सी पता लगाना है ना, तो कॉस डेल्टा सी इक्वल टू आ जाएगा पाई साइन डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा नॉट माइनस 2 डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट, साइन डेल्टा नॉट इंटू पाई माइनस 2 डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा नॉट। इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री पुट करके देखो डेल्टा सी की क्या वैल्यू आ रही है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ लग जाएगा ना कि ये 30 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक तरह से चेक भी हो जाएगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई माइनस ये 60 डिग्री का मतलब पाई/3 रेडियन, पाई/3 माइनस कॉस 30 डिग्री, ये आ जाएगा 2 पाई/3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा पाई/3 माइनस √3/2 कॉस डेल्टा सी। ये कितना आ जाएगा? ठीक है, गुड, मतलब सही है। डेल्टा सी इक्वल टू 79.6 डिग्री, गेट 2012 में आया 2 मार्क्स का।